नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। देश को चलाने के लिए देश का संविधान बनाया गया और देश का संविधान सही तरीके से चले, देश संविधान के अनुसार चले, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट कानूनों की व्याख्या करे। लेकिन पिछले कुछ सालों से सुप्रीम कोर्ट खुद विवाद के घेरे में और कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ही न्याय कर पाने में लगातार कमजोर दिखाई पड़ा। पिछले दिन एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि कारवां की रिपोर्ट थी कि कई सारे जजेज पिछले कुछ सालों में अलग अलग आरोपों में घिरे, करप्शन तक के आरोप लगे। अभी हाल में ही एक जज जो है, दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा, उन पे आरोप लगा करप्शन का। तो ऐसे कई जजेज हुए जिन पर आरोप लगे कि उन्होंने अपने पद का लाभ लिया या पद पे रहते हुए कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से बाद में उनको लाभ दिया। और अब जो है वापस चर्चा में है एक बार सुप्रीम कोर्ट जब सीजीआई सीजीआई अभी जो कॉकरोच और क्या क्या कह दिया युवाओं के बारे में। हालांकि बाद में उन्होंने सूर्यकांत जी ने खंडन किया इस बात का कि हमारे कहने का अर्थ तोड़ मरोड़ कर पेश किया। लेकिन उसके पहले इस पर बात करने से पहले मैं थोड़ा पीछे का बता दूं। जो मैं बात कर रहा था, कारवां ने भी रिपोर्ट छापी है उसको लेकर के कि 28वें सीजीआई एम पुंछी और उनके पहले 26वें सीजीआई ए अहमदी, कहा गया कि 25वें सीजीआई वेंकट चलैया के अक्टूबर 1994 में अवकाश प्राप्त करने के बाद से ऐसे घोटाले सामान्य बात बन गए। और 26वें सीजीआई, 28वें सीजीआई, 29वें सीजीआई, 36वें सीजीआई, 37वें सीजीआई, तमाम लोगों पर। फिर देखिए पिछले दिन जो रंजन गोगोई थे उन पर भी आरोप लगे और एक महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया था यौन उत्पीड़न का। उन्होंने एक इन हाउस कमेटी गठित की और उसके बाद आरोप खारिज हो गए। रंजन गोगोई ही चर्चित रहे जब उन्होंने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद में फैसला दिया था और फिर उनको जो है राज्यसभा के मेंबर बनाया गया। उनके बाद जो है देखिए प्रशांत भूषण जी ने एक 2009 में आरोप लगाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 16 से 17 मुख्य न्यायाधीश में से आधे से ज्यादा भ्रष्ट। हालांकि उन पर अवमानना का मुकदमा चलाया गया था। उसके बाद देखिए जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों जस्टिस जे चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ ने एक अभूतपूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने तत्कालीन सीजीआई जो दीपक मिश्रा, उन पर प्रशासनिक कार्यों और संवेदनशील मामलों के आवंटन में पक्षपात का आरोप लगाया और कई जजेस पे आरोप लगे। और इससे क्या हुआ, न्यायपालिका पे जो आम आदमी का भरोसा था वो लगातार कमजोर हुआ। और जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है तब से खास करके न्यायालयों पे भरोसा जो है और कमजोर हुआ। तो चाहे ईडी मामले में फैसला हो या राहुल गांधी का फैसला हो, दिल्ली गुजरात हाई कोर्ट का याद कीजिए, या कई जजेस ने खुलेआम स्वीकार किया आरएसएस को लेकर के बात की। उसके अलावा सीजीआई सूर्यकांत मिश्रा जो सूर्यकांत क्षमा करेंगे सूर्यकांत जो है, उन पर ये जो उन्होंने कहा कि ये जो युवा है, जिसमें उन्होंने हालांकि बाद में कहा कि हमने जो फर्जी डिग्रियां लेकर के जो लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं जजेज, कई ऐसे उन्होंने जजेज तक को कहा कि कई जजेज ऐसे हैं, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया था, युवाओं को लेकर के बात की थी, वो पत्रकारिता में है, सोशल मीडिया पे है, सोशल एक्टिविस्ट है, आदि आदि, आरटीआई एक्टिविस्ट है, उसको लेकर कहा था, तो फिर बड़ी
आलोचना हुई सूर्यकांत जी की, और उसके बाद सूर्यकांत जी ने एक खंडन दिया और कहा कि हमारे कहने का अर्थ ये नहीं था, गलत तरीके से लिया गया। देखिए, खालिद को लेकर के भी, उमर खालिद, आप जानते हैं कि उमर खालिद को दिल्ली में जो दंगा हुआ था उसको लेकर के उनको यूएपीए लगाया गया, और अब तक वो जेल के भीतर है। उनकी उनकी जमानत जो है स्वीकार नहीं हुई, अब तक जमानत नहीं हुई। बल्कि पिछले दिनों ये था कि जजेज ने उनकी जमानत को लेकर के बाकायदा कह दिया था कि 1 साल तक वो जमानत याचिका भी दायर नहीं कर सकते। ये 4 जनवरी की बात है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने फैसले के रिव्यू करने से भी मना कर दिया था। कहा था कि दोनों आरोपी 1 साल तक दिल्ली दंगे मामले में जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते। और तमाम लोगों ने शर्जिल इमाम और उमर खालिद की जमानत को लेकर के लिखा, बातें की, लेकिन न्याय नहीं हुआ। और एक बार फिर देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ही एक जो टिप्पणी की है कल सोमवार को, वो जो टिप्पणी जो है वो एक बार फिर से चर्चा में है, और सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कटघरे में खड़ा करती है वो टिप्पणी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद को बेल मिल सकती थी, और दिल्ली दंगा साजिश मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को जमानत देने से इनकार करने वाले अपने पिछले फैसले पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने सोमवार को यह बयान सैयद इफ्तिखार रंधावी से जुड़े नार्को टेररिज्म मामले पर सुनवाई के दौरान ऐसा कहा। कोर्ट ने माना कि किसी भी आरोपी को बेल देना एक नियम है, उसे जेल भेजना अपवाद होना चाहिए। इसके पहले चंद्रचूड़ साहब जब सीजीआई थे तब भी उन्होंने ये जिक्र किया था कि बेल जो है एक नियम होना चाहिए, जेल भेजना अपवाद होना चाहिए। लेकिन उमर खालिद और शर्जिल इमाम के मामले में बेल जो है अपवाद हो गया, या कहिए कि बेल नामुमकिन हो गई, और सजा जो है, जेल भेजना जो है, अपरिहार्य हो गया। जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस बीबी नागरत्ना की बेंच ने ये टिप्पणी की है, और बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में माना था कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर अदालतें गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए मामलों में जमानत दे सकती है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि खालिद की जमानत याचिका खारिज करते समय कोर्ट ने इस फैसले पर ध्यान नहीं दिया था, और 2019 से 2023 के बीच पूरे भारत में यूएपीए मामलों में सिर्फ 1.5 से 4% लोगों को सजा हुई, यानी लगभग 94% मामलों में बरी होने की संभावना होती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब कोई बड़ी बेंच फैसला सुना देती है तो छोटी बेंच को उसे मानना ही पड़ेगा। आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि छोटी बेंच सीधे सीधे मना तो नहीं करती, लेकिन घुमा फिराकर बड़े फैसले के असर को कमजोर कर देती। ये कह रही हैं नागरत्ना और उज्जवल भुइयां, दोनों की बेंच ने कल ये टिप्पणी की, और ये टिप्पणी करने के बाद ये साफ साफ कहा जा सकता है कि जो शर्जिल इमाम और उमर खालिद हैं उनके साथ इस देश ने न्याय नहीं किया, सुप्रीम अदालत ने न्याय नहीं किया, ये कहा जा सकता है। और इस पर लगातार जो सोशल एक्टिविस्ट हैं ये सवाल उठाते रहे और कहते रहे कि चूंकि वो मुसलमान है, चूंकि वो मुस्लिम है, चूंकि सरकार जो देश में काम कर रही है वो खुलेआम, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, मुसलमानों के खिलाफ बयान देने में पीछे नहीं रहती। और केवल बयान नहीं है बल्कि उनकी कार्रवाइयां भी उसी तरह की होती है। मुसलमानों को कैसे प्रताड़ित किया जाए, मुसलमानों को कैसे डराया जाए, और सुप्रीम कोर्ट इन मामलों पे एक तरह से कहिए खामोश रह जाती है, या ऐसी टिप्पणी या ऐसा निर्णय देती है जिसमें लगता है कि सरकार सही है और जो मुस्लिम आरोपी है वो गलत है।
शर्जिल इमाम और उमर खालिद के मामलों में तो खास तौर पे कहा जा सकता है। लगातार उसके साथ उनको जमानत देने को लेकर के जिस तरह से याचिकाएं खारिज की गई, निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, तो भारत की न्याय व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करते हैं। देखिए, खालिद ने कई याचिकाएं लगाई थी। उसमें ट्रायल कोर्ट की बात करें तो 24 मार्च 2022 को पहली ट्रायल कोर्ट कड़कर डूमा अदालत ने जमानत खारिज हुई। फिर 28 मई 2024 को ट्रायल कोर्ट ने दूसरी बार जमानत खारिज की। फिर हाई कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2022 को याचिका खारिज की। फिर 2 सितंबर 2025 को एक बड़े बेंच में संशोधित नई याचिकाएं हाई कोर्ट ने फिर खारिज की। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी 2024 को जो दायर याचिका को खालिद ने वापस ले लिया, हालांकि खारिज नहीं लेकिन राहत नहीं मिली। फिर 5 जनवरी 2026 को लास्ट जो था, सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। और जजेज जो थे अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया, उन्होंने बाकायदा कहा था कि 1 साल तक आप दोबारा कोई याचिका नहीं डालें। और कोर्ट ने फैसले को रिव्यू करने से भी मना कर दिया था और कहा था कि दोनों आरोपी 1 साल तक दिल्ली दंगे मामले में जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते। और आज नागरत्ना और उज्जवल भुइयां ने जो टिप्पणी की है, उनकी बेंच ने जो टिप्पणी की है, बड़ी महत्वपूर्ण है। और जो उन्होंने कहा कि किस तरीके से ये मौलिक अधिकार जो है नागरिकों का, उसका उल्लंघन होता है। और साफ साफ ये लग रहा है कि मुसलमानों को लेकर के कोर्ट के जजेज भी वो कहीं ना कहीं से अपना एक सांप्रदायिक सोच रखते हैं। अभी देखिए, जो बकरीद आने वाला है, बकरीद का कहा जा रहा है कि बकरीद जो है अगले सप्ताह है। और बकरीद को लेकर के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ, उन्होंने बयान दिया है कि कोई भी सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेगा। और अगर नमाज पढ़ा, क्योंकि 27 या 28 मई को बकरीद हो सकती है, और उसमें उन्होंने कहा है कि नमाज पढ़नी है तो तय जगह पर पढ़िए, संख्या ज्यादा है तो शिफ्ट में पढ़िए। हम नमाज नहीं रोकेंगे, लेकिन सड़क पर अराजकता नहीं होने देंगे। सड़कें नमाज पढ़ने या किसी तरह की भीड़ जुटाने के लिए नहीं है। लेकिन हिंदू पर्व त्योहार सड़कों पर मनाए जाते हैं, हम रोज देखते हैं, पूरे देश में मनाए जाते हैं। दुर्गा पूजा का समय हो या कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश में बड़ी चर्चित है। नेताजी भी जब भाषण दे रहे होते सड़कों को जाम कर देते हैं। लेकिन सिर्फ सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, या जहां जहां भी भाजपा सरकार है, उसको मुसलमानों के नमाज पढ़ने से आता है। और वो कहते हैं कि सड़कें जो है वो चलने के लिए है और सड़कों को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। बिल्कुल सड़कें चलने के लिए, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन सबके साथ बराबर होना चाहिए। संविधान कहता है कि जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए, तो इस मामले में होना चाहिए। लेकिन जब से बीजेपी की सरकारें देश में आई है, तब से धर्मनिरपेक्षता का जो सवाल है या धर्मनिरपेक्षता का जो पाठ है, वो कूड़ेदान में फेंक दिया गया। और खुलेआम न केवल कोई अपराधी या कोई गुंडा या किसी धर्म का झंडा बरदार, बल्कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक इस तरह के बयान देते हैं जो संविधान के खिलाफ जाता है। सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य बनता है कि कोई भी वक्तव्य, कोई भी फैसला, कोई भी, अगर सरकार जो फैसला लेती है या कोई मंत्री या कोई नेता बयान देते हैं और वो भारत के संविधान के खिलाफ जाता है, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ जाता है, तो उस पर कार्रवाई करे, उस पर टिप्पणी करे, उसको रोके। लेकिन शर्जिल इमाम और ये जो उमर खालिद है, उसके मामलों को लेकर के जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रवैया रहा, वो दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और जब ये नागरत्ना और उज्जवल भुइयां कह रहे हैं, उनकी बेंच जो ने जो टिप्पणी की, एक उम्मीद जगाती है कि शायद कुछ जजेज हैं जो न्याय पसंद करते हैं, जो, और इन ऐसे जजेस के जो है अंडरलाइन कर रहे हैं, उल्लिखित करके बता रहे हैं कि ये बेंच
गड़बड़ी कर रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि देश में जिस तरह से सरकारें चलाई जा रही है, जिस तरह से व्यवस्था चलाई जा रही है, क्या हमारे भविष्य के, हमारे देश के ये सही है? अगर सुप्रीम कोर्ट अगर न्यायपालिका न्याय नहीं करेगी तो न्याय के लिए कहाँ जाएगी? और अगर न्याय नहीं होगा तो फिर सरकार और व्यवस्था क्या सही तरीके से चल पाएगी? ये बड़ा गहरा सवाल है। देश के कई हिस्सों में स्थिति ये है कि खुलेआम मंत्री जो है सांप्रदायिक बयानबाजी करते हैं, सांप्रदायिक तरीके से फैसले लेते हैं, मुसलमानों के घर तोड़ दिए जाते हैं। जो भाजपा समर्थक होते हैं उनको बचा लिया जाता है, जाति और धर्म के आधार पर फैसले लिए जाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इसको सुप्रीम कोर्ट में भी जब इस तरह की बातें होने लगेंगी, क्योंकि जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई की, जिस तरह से सेंट्रल एजेंसियों ने कार्रवाई की है, वो तो कटघरे में है ही। तो चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, तमाम जगह आरोपित है, तमाम अधिकारी आरोपित है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे जब छींटे उड़ते हैं तो फिर देश की पूरी व्यवस्था जो है वो चरमरा जाती है। अब ये कैसे सुधरेगा? क्या कैसे जजेस देखते हैं इसको, कैसे नेता हमारे देश के देखते हैं और कैसे जनता देखती है? लोग कहते हैं कि लोकतंत्र में सबसे इम्पोर्टेंट आम आदमी, और जब तक आम आदमी सही व्यवस्था नहीं चाहेगा तब तक व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। हालांकि आप याद कीजिए, देश की आज़ादी के बाद जो नेता थे उन्होंने संविधान बनाया, संविधान को लागू किया और हर संभव कोशिश की कि कानून का राज चले, कानून जो किसी जाति धर्म के हिसाब से नहीं चलता। लेकिन पतन का ये आलम है कि कानून भी जो है वो देख करके चल रहा है। और जो कहावत है कि अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन कर दे, तो चीन चीन करके फैसले भी किया जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।